नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है और यह लेक्चर संख्या 20 है मित्रों। लेक्चर संख्या 20 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 लेक्चर संख्या 20। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहा है। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। यह आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का यह चैप्टर है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इस चैप्टर से संबंधित यह आपकी सीरीज है और यह लेक्चर संख्या 20 है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 क्लास 12 के नाम से आपका लेक्चर है। ठीक है, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो सीरीज आप लोग को एनसीईआरटी की मिल रही है, यह आपका यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस, एनबीएस, ट्यूटर प्लस भी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, एसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स है। 1499 रुपये की सीरीज है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8318397276। आप लोग मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग इच्छुक हो। देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स है आप लोग का। इसी तरह से पीपीटी नोट्स के माध्यम से आप लोग का यह सीरीज कंप्लीट कराया जा रहा है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे पूरा उनको एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स और 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी उनको दी जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी होगी। तो जो लोग इच्छुक हैं वह लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरुआत करते हैं। अमर नायक प्रणाली। अमर नायक प्रणाली क्या है? देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य में जो सेनानायक होते थे ना, उनको अमर नायक कहा जाता था। अमर नायक, ठीक है। अमर, देखिए अमर शब्द का उद्भव मान्यता अनुसार संस्कृत के समर शब्द से हुआ है। अमर की उत्पत्ति किससे हुई है? समर शब्द से हुई है। समर का मतलब क्या होता है? लड़ाई या युद्ध, ठीक है। ये फारसी भाषा के शब्द अमीर से मिलता जुलता है। इसका अर्थ होता है ऊंचे कुल का या ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति, ठीक है। अमर का मतलब क्या होता है? अमर जो है संस्कृत के समर शब्द से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? लड़ाई या युद्ध, ठीक है। और अमर जो है वह फारसी भाषा के अमीर शब्द से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? उच्च कुल या ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था में भी थे। दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था में भी थे। मतलब दिल्ली सल्तनत में क्या होता था? दिल्ली सल्तनत में क्या होता था? जो सामंत होते थे उनको इक्ता दिया जाता था। इक्ता मतलब जागीर। वही अमर नायक प्रणाली थी। जो सामंत होते थे, जो सेनानायक होते थे, उनको अमर नायक कहा जाता था और उनको भी जागीरें दी जाती थी। देखिए अमर नायक, अब यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा मतलब राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से क्या वसूलते थे? भू राजस्व और अन्य कर वसूलते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग और जो भी राजस्व वसूलते थे उसका कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग, घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे, ठीक है। कुछ भाग राजा को लौटाते थे और ज्यादा भाग अपने पास भी रख लेते थे, ठीक है। तो यह अमर नायक प्रणाली थी। तो देखिए ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्राप्त करने में सहायक थे। अच्छा, अमर नायक प्रणाली में अमर नायकों को क्या दी जाती थी? जागीर दी जाती थी। अपनी जागीर से वह राजस्व वसूलते थे और उसी से सैनिकों का वेतन देते थे। और विजयनगर शासकों को क्या मिल जाता था? विजयनगर शासकों को इससे क्या होता था? सैनिक शक्ति प्राप्त हो जाती थी, ठीक है, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में कर लिया था। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को, देखिए अमर नायक क्या है? जागीर व्यवस्था ही है। जो सेनानायक होते थे उनको अमर नायक कहा जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट दिया करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबारों में उपहारों के साथ साथ स्वयं भी उपस्थित हुआ करते थे। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, यह अमर नायक है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में व्यापार कैसा चलता था भैया? कैसा व्यापार होता था? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य में दक्षिण भारत का क्षेत्र था। दक्षिण भारत में ही विजयनगर साम्राज्य था और दक्षिण भारत जो था एकदम
संपन्न था, समृद्ध था, ठीक है। तो व्यापार भी यहाँ पर बहुत फला फूला। तो विजयनगर में गर्म मसाले, आप जानते हैं विजयनगर कर्नाटक और केरल का जो इलाका है, विजयनगर साम्राज्य में था। तो आज भी कर्नाटक और केरल में क्या होते हैं, गर्म मसाले होते ही हैं। विजयनगर में गर्म मसाले, कपड़े और रत्नों का व्यापार होता था। गर्म मसाले, कपड़े और रत्नों का व्यापार होता था। व्यापार ही साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत साधन था। साम्राज्य की आय का साधन क्या था प्रमुख? कृषि नहीं था, व्यापार ही साम्राज्य की आय का साधन था। वहां के लोग धनवान होते थे और बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना पसंद करते थे। युद्ध के लिए अच्छे नस्ल के घोड़े, अब देखिए युद्ध के लिए विजयनगर साम्राज्य के लोग अच्छे नस्ल के घोड़े जो खरीदते थे वो अरब से आयात किया जाता था। अरब के घोड़े बहुत ही ज्यादा फेमस होते थे और तेज धावक होते थे। तो युद्ध के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े अरब से आयात किया जाता था। और घोड़ों के व्यापारियों को कुदरई चट्टी, अब देखिए घोड़ों के व्यापारियों के लिए एक टर्म यूज किया जाता है कुदरई चट्टी, घोड़ों के व्यापारियों के लिए यूज किया जाता है। और घोड़ों के व्यापारियों से ही विजयनगर साम्राज्य में शासक उनसे घोड़े खरीदते थे और अरबी घोड़े को विशेष रूप से पसंद करते थे। यहाँ के व्यापारिक स्थिति को देखकर, मतलब कहाँ, विजयनगर साम्राज्य की व्यापारिक स्थिति को देखकर पुर्तगाली यहाँ पर आकर बसने लगे और व्यापार में अपनी भूमिका निभाने लगे। अब देखिए पुर्तगाली यहाँ पर आने लगे विजयनगर साम्राज्य में। बारबोसा जो था, क्या था, पुर्तगाली यात्री ही था बारबोसा, जो विजयनगर साम्राज्य में आया था, ठीक है। तो यहाँ के व्यापारिक स्थिति को देखते हुए पुर्तगाली यहाँ पर आकर बसने लगे और व्यापार में अपनी भूमिका निभाने लगे, ठीक है। 15वीं सदी 16वीं सदी में पुर्तगाली बिल्कुल आ गए थे। इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित थी। इस काल में जो युद्ध कला जो थी वो किस पर निर्भर थी? प्रभावशाली अश्वसेना। अगर अश्वसेना शक्तिशाली होती थी तो राजा बहुत सारे प्रांतों पर अधिकार कर लेता था। इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। उस काल में युद्ध कला जो थी वह अश्वसेना पर निर्भर थी और अश्वसेना के लिए, अश्व के लिए वह कहाँ से घोड़ा आयात करते थे? अरब से और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात करते थे। अब इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में कि विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों का जो आयात किया जाता था कहाँ से किया जाता था? यह अरब से और मध्य एशिया से आयात किया जाता था घोड़े, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। अरबी व्यापारी ही भाई भारत में, देखिए पहले क्या होता था, पहले यूरोप व्यापार नहीं करता था, पहले अरब व्यापारी ही व्यापार करते थे, ठीक है। पहले अरबी व्यापारी व्यापार करते थे, फिर उसके बाद यूरोपीय आए, ठीक है। तो देखिए यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा ही नियंत्रित था। व्यापारियों का स्थानीय समूह जिन्हें कुदरई चिट्टी, ये कुदरई चिट्टी क्या होते थे? घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था इनको, ठीक है। लोग इन विनिमयों में भाग लेते थे। विनिमय मतलब खरीद फरोख्त, ठीक है। 1498 में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए तो पुर्तगाली थे। देखिए 1498 में वास्को डी गामा आ चुका था, तो कुल मिलाकर ये समझिए 16वीं सदी मान सकते हैं, ठीक है। उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे, ठीक है। उनकी बेहतर सामरिक स्थिति, मतलब पुर्तगालियों की बात हो रही है, उनकी बेहतर सामरिक तकनीक विशेष रूप से बंदूकों का प्रयोग से उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता मिली। अब देखिए पुर्तगाली आए थे तो अपने साथ बंदूक लेकर आए, ठीक है। बंदूकों की शक्ति से वह राजनीति में भी दखल देने लगे पुर्तगाली। विजयनगर की जलापूर्ति, मतलब विजयनगर में जो जल प्रबंधन था वो कैसा था? तो विजयनगर में दो नदियां बहती थी, एक कृष्णा नदी और दूसरी तुंगभद्रा नदी। दो नदियां महत्वपूर्ण थी विजयनगर साम्राज्य में, कृष्णा और तुंगभद्रा, ठीक है। कृष्णदेव राय ने इन नदियों पर क्या बनवाया? बांध बनवाया। कृष्णदेव राय ने कृष्णा नदी पर भी बांध बनवाया था और तुंगभद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। और इन नदियों से विजयनगर की जलापूर्ति की व्यवस्था की गई थी। मतलब इन नदियों से ही विजयनगर साम्राज्य में जलापूर्ति की व्यवस्था की जाती थी। और इस जलापूर्ति किसके लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए किया जाता था, परिवहन के लिए किया जाता था, ठीक है। अब देखिए कमलपुरम जलाशय, एक कमलपुरम जलाशय मतलब एक झील, कृत्रिम झील बनाया गया था, कमलपुरम जलाशय। तो देखिए इस जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, 15वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इस जलाशय से आसपास के क्षेत्रों को सिंचा जाता था और इस जलाशय से क्या होती थी? सिंचाई की जाती थी। और इसे नहर के माध्यम से, इस जलाशय को एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया गया था, ठीक है। राजकीय केंद्र तक भी इस जलाशय को ले जाया गया, मतलब परिवहन का साधन भी कमलापुरम जलाशय प्रोवाइड कराया था, ठीक है। किले बंदियां और सड़कें, ये किले बंदियां समझिएगा, ये किलेबंदी की बात हो रही है, ठीक है, किलाबंदी। तो देखिए किलेबंदियां और सड़कें, मतलब विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी होती थी। और कैसी किलेबंदी थी, कैसी सड़क थे? यहाँ पर देखिए 15वीं शताब्दी की दीवारों पर प्रकाश डालें तो ऐसा लगता है, दीवारों मतलब क्या?
जो राजमहल के दीवार या मंदिरों की दीवारों की बात हो रही है, क्योंकि मंदिरों की दीवारों पर, राजमहल की दीवारों पर बहुत सारे अभिलेख उत्कीर्ण रहते थे। 15वीं सदी की दीवारों पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे उनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक के द्वारा कालीकट भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो आया था विजयनगर शासन में ही आया था, विजयनगर साम्राज्य में ही आया था अब्दुल रज्जाक, जो कहाँ का राजदूत था? फारस का राजदूत था। ठीक है। और फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने यहाँ की किलेबंदी से बहुत प्रभावित था। ठीक है। और उसने बताया था कि यहाँ के जो राजमहल हैं उनकी अच्छी किलेबंदी की गई है। और फारस का निवासी अब्दुल रज्जाक ने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। दुर्गों की कितनी पंक्तियों का उल्लेख किया है? 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। ठीक है। और देखिएगा, इससे न केवल शहर को बल्कि कृषि में भी प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र, देखिए किलेबंदी में ऐसा नहीं, किलेबंदी सिर्फ शहरों की गई थी, राजमहलों की गई थी, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों, आसपास के कृषि वाले क्षेत्रों को भी किलेबंदी कर दी गई थी, जंगलों को भी घेरा गया था। ठीक है। अब देखिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर एनसीईआरटी में प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा कि किलेबंदी किसकी की गई थी। तो यह आपका रहेगा कि केवल शहरों की, राजमहलों की, या फिर ये आप जान लीजिए कृषि क्षेत्र की भी किलेबंदी की गई थी, जंगलों को भी किलेबंदी की गई थी। ठीक है। और यह फारस का निवासी अब्दुल रज्जाक आया था, इसने किलेबंदी से वह बहुत ज्यादा प्रभावित था। देखिए सबसे बाहरी दीवार, देखिए किलेबंदी की सबसे बाहरी दीवार जो थी, जैसे मान लीजिए यह शहर है, तो जैसे अब्दुल रज्जाक ने बताया ना कि दुर्गों की 7 पंक्तियां मिली हैं, तो यह दुर्गों की ऐसी 7 पंक्तियां मिली थी। ठीक है। तो सबसे बाहरी जो दीवार थी वो शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को भी आपस में जोड़ती थी। ठीक है। ये विशाल राजगिरी पहाड़ियों और उसकी संरचनाएं थोड़ी सी चुंडाकार थी। यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र को किलेबंदी, मतलब कृषि क्षेत्र की किलेबंदी क्यों की गई थी? कृषि क्षेत्र की किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया गया था? मतलब कृषि क्षेत्र को किलेबंदी क्यों की गई थी, क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर देखिए अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर संपूर्ण समर्पण के लिए बाध्य करना था। देखिए अब मैं आपको बता दूं, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को भी किलेबंदी इसलिए की गई थी क्योंकि मध्यकाल में अगर आक्रमण करते थे, जैसे बाकी राज्य वाले अगर विजयनगर पर आक्रमण करते थे तो क्या करते थे? पहले वह खाद्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते थे ताकि जो जनता है, किलेबंदी जो किले के अंदर जो जनता है, पब्लिक है, वो क्या करे, सेना है, वह खाने के बिना मर जाए और उसके बाद वह समर्पण करने के लिए बाध्य हो जाए, इसीलिए किलेबंदी कर दी गई। अब कृषि क्षेत्रों को भी किलेबंदी कर दी गई। तो देखिए अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बात करना था। यह घेराबंदी कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चलती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों में निपटने के लिए किलेबंदी क्षेत्र के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करने लगे। अब इससे निपटने के लिए शासक क्या करने लगे? किलेबंदी वाले क्षेत्रों में ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करने लगे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी और नीति को अपनाया था। ठीक है। मतलब महंगी नीति थी भाई, पूरे कृषि क्षेत्र को किलेबंदी करना बहुत महंगी नीति थी, महंगा था, लेकिन तब भी विजयनगर के शासकों ने यह कार्य किया। ठीक है। दूसरी किलेबंदी नगरी केंद्र, अब देखिए किलेबंदी करने का पहला उद्देश्य तो आपको पता चल चुका कि कृषि क्षेत्र वालों की किलेबंदी क्यों की गई थी। यहाँ दूसरा उद्देश्य देखिए, दूसरी किलेबंदी नगरी केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासक की ये केंद्र घेरा गया था। ठीक है। यह भी एक उद्देश्य था। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? खेतों को भी घेरा गया था, मतलब कृषि क्षेत्रों को भी घेरा गया था। कृषि क्षेत्र को, शाही महलों को, ठीक है, जंगलों को भी घेराबंदी हुई थी। और इसने क्या ये बताया है यहाँ पर, फारस के निवासी अब्दुल रज्जाक ने 6 पंक्तियों का, दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है कि 7 बार किलेबंदी की गई थी। ठीक है। तो इस चीजों को आप जरूर देखिएगा। गोपुरम एवं मंडप, गोपुरम एवं मंडप क्या है? देखिए मंदिर का ही भाग है, मंदिर स्थापत्य के ही भाग हैं गोपुरम और मंडप। तो देखिए मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं या राजकीय सत्ता में शामिल थे। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम और राजकीय प्रवेश द्वार थे। इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं गोपुरम को दर्शाती हैं। ठीक है। इसमें विशाल स्तर पर जो संरचनाएं बनी थी वो गोपुरम को दर्शाती हैं, जो राजकीय प्रवेश द्वार थे। अब देखिए गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या था? यह मंदिर में या राजमहल में गोपुरम होता था, जो राजकीय प्रवेश द्वार होते थे ना, उसको ही गोपुरम बोला जाता था। तो इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम या राजकीय प्रवेश द्वार थे। इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं गोपुरम को दर्शाती हैं, जो राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे। ठीक है। मतलब ये इतने
भयावह होते थे, मतलब कि जो गोपुरम होते थे बहुत बड़े होते थे, ठीक है, मीनारत तक छोटी पड़ जाती थी, ऐसा होता था, जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। गोपुरम मतलब गेट, एक तरह से गेट, ठीक है। अन्य विशिष्ट अभिलेखों में मंडप, मंडप का मतलब सभागार, मंडप तथा लंबे स्तंभ वाले गलियारों जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवालयों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित थे, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर, यह विरूपाक्ष मंदिर क्या है? यह आपका विजयनगर साम्राज्य में विरूपाक्ष मंदिर था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो हुआ था वह 9वीं सदी में हुआ था। 9वीं सदी में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हुआ था। हम्पी बाजार के 10 किलोमीटर के केंद्र में यह मंदिर था। मंदिर कहाँ था? हम्पी बाजार के 10 किलोमीटर के केंद्र में यह मंदिर था। यह आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कृष्णदेवराय के काल में था। यहाँ के पत्थर ग्रेनाइट के थे। यहाँ के पत्थर क्या थे? ग्रेनाइट के थे। विरूपाक्ष मंदिर के जो पत्थर हुआ करते थे वह ग्रेनाइट के होते थे। मंदिर की दीवारों पर नृत्य करने, युद्ध या शिकार करने जैसे चित्र बने हुए हैं। मंदिर की दीवारों पर क्या है? नृत्य करने या युद्ध या शिकार करने जैसे चित्र बने हैं, मतलब विरूपाक्ष मंदिर में, ठीक है। और विरूपाक्ष मंदिर में जो पत्थर प्रयोग किए गए हैं वो ग्रेनाइट के हैं। कृष्णदेवराय के काल में विरूपाक्ष मंदिर बना था 9वीं सदी में, ठीक है। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कृष्णदेवराय के समय में नहीं बना था, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर 9वीं सदी में बना था, बहुत पहले बना हुआ था। मतलब कृष्णदेवराय के समय में थोड़ी मरम्मत हुई थी, ठीक है। तो ये कहा रहा है यह आज भी विरूपाक्ष मंदिर ऐसा ही है जैसे जो कृष्णदेवराय के काल में था, लेकिन यह जो विरूपाक्ष मंदिर है बहुत पहले 9वीं 10वीं सदी में बन चुका था, ठीक है। यह बातें बतानी है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और 1499 का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें। क्लास 6 टू 12 पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स मिलेंगे और 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज भी आप लोग को देने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। तो जो भी लोग इच्छुक हैं वह लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।